गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लिख देते हैं पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आनुवंशिकता और विकास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और विकास। क्या है आनुवंशिकता? क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड्स। माता पिता से बच्चों में उनके कुछ गुण ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम उसको कहते हैं आनुवंशिकता और विकास। यह विकास क्रमानुगत विकास होता है, क्रमशः विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है। जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनित होते हैं, यानी कि कुछ गुण माता से आते हैं और कुछ गुण पिता से आते हैं। परिणाम स्वरूप जो नए संतान उत्पन्न लेते हैं उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, कुछ न कुछ विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इस तरह से कई जनरेशन के बाद संतान जो होता है वह अपने पूर्वज से भिन्न कर जाता है, चेंज कर जाता है। हालांकि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हूबहू माता का गुण उसके संतान में या पिता का गुण, माता पिता दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका गुण पूरा पूरा बच्चा में ट्रांसफर हो जाता है। यह पूरा पूरा ट्रांसफर होता है, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माता और पिता दोनों से कुछ न कुछ गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो बच्चा में नए प्रकार के गुण की उत्पत्ति होती है। अब यह जो कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, पेरेंट्स से उसके संतान में, ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इस ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि माता पिता के गुण हूबहू चला गया किसमें? उसके संतान में। पूरा पूरा नहीं जाता, थोड़ा सा चेंज करके जाता है, मतलब कुछ माता से और कुछ पिता से। अब देखिए, जैसा कि मैं बताया था कि हम बता चुके थे पहले कि मेल और फीमेल दोनों से संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति होने के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें कुछ गुण पिता से और कुछ गुण माता से आता है। यानी कि हम लिखेंगे कि फादर और मदर। हमारे पास नंबर ऑफ, अगर क्रोमोसोम्स कहें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। और ये पेयर में होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स कह सकते हैं। 23rd पेयर्स हैं। यह क्रोमोसोम्स है क्या? तो मैंने बताया कि पूरे शरीर में
जो हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे अलग अलग जंतुओं में अलग अलग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो पूरे शरीर में हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और इन सारे सेल्स में डिवीजन कैसे होता है? दो प्रक्रियाओं से। एक प्रक्रिया होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक प्रक्रिया होता है मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। यह सूत्र क्या है? तो यही क्रोमोसोम्स को हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र जो है समसूत्र, मतलब अगर 46 है फादर में और संतान में 46 चला गया तो बराबर अगर चला गया तो कहे कि समसूत्र हुआ। लेकिन अगर 46 फादर में है और संतान में 23 ही गया, 23 ही गया, तो कहेंगे अर्धसूत्र। तो इस तरह से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर में होता है। तो सारे के सारे कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन एक कोशिका ऐसे हैं जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जब संतान में जाने की बात आएगी तो 23 क्रोमोसोम्स इनसे और 23 क्रोमोसोम्स इनसे, दोनों मिल गया तो 23 पेयर्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया। किन में हो गया? तो ऑफ स्प्रिंग में। यानी कि ऑफ स्प्रिंग में 23 मदर से और 23 फादर से दोनों आया, तो फिर ऑफ स्प्रिंग में संतान में 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब 46 क्रोमोसोम्स तो हो गए, ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए 23 फादर से और 23 मदर से। अब फादर का कैरेक्टर जो लाया वो 23 लाया, मदर का कैरेक्टर लाया वो 23 क्रोमोसोम्स लाया, यानी कि मिक्स हो गया। थोड़ा सा फादर से कैरेक्टर आया और थोड़ा सा मदर से कैरेक्टर आया। तो इस तरह से दोनों मिक्स होकर के जो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा, इसमें थोड़ा फादर से भिन्नता रहेगी और थोड़ा मदर से भिन्नता रहेगी। तो यह जो अनुवंशिकता है, कुछ कैरेक्टर है जो अपने माता पिता से संतान में आते हैं। अब थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सेल कैसे होती है? ये तो एक सेल बने 23। अब यहां हम चलते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो हमारे शरीर में जो कैरेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब पिता से संतान में, तो कैरेक्टर्स को हम लोग ट्रेट भी कहते हैं। कैरेक्टर को ट्रेट भी कहते हैं, हम कैरेक्टर को ट्रेट भी कहते हैं, मतलब चरित्र गुण। और कुछ अपीयर्ड गुण्स होते हैं, जैसे बाहर से देखने से शरीर में पता चल जाता है कि लगता है कि यह बाबूजी का, इसके बाबूजी यही है, इसकी मम्मी यही है। ऐसा गुण जो दिखलाई देता है बाहर से, अपीयर्स होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेट्स कहते हैं, बाहर वाला ट्रेट्स कहते हैं, बाहर वाला कैरेक्टर कहते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई? तो कह सकते हैं कि हाइट कहिए, हाइट। और क्या हो सकता है? हाइट के बाद कॉम्प्लेक्शंस कह सकते हैं। हाइट माने ऊंचाई, कॉम्प्लेक्शंस माने रंग, गोरा है कि काला है, श्यामता है, कैसा। फिर कलर ऑफ हेयर, बाल का रंग कैसा है, शेप्स ऑफ हेयर, बाल का शेप कैसा है, कर्ली बाल है, घुंघराला बाल है, या लंबी
प्लेन बॉल है कैसा, फिर शेप ऑफ चिन या चिन्ह कैसा है, डिंपल चिन्ह तो नहीं ना, धंसा हुआ दाढ़ी या धंसा हुआ गाल, ऐसा तो नहीं। ये सब कैरेक्टर्स है बाहर का। या फिर और भी हम कह सकते हैं ईयर लोब। ईयर लोब किसे कहते हैं, कान। ये कान का जो लोब है इसको ईयर लोब कहते हैं। किसी में यह झूलता हुआ मालूम होगा तो उसको कहेंगे फ्री ईयर लोब, और किसी में यह सटा हुआ ऊपर की ओर रहेगा तो कहेंगे अटैच ईयर लोब। तो ईयर लोब भी कैरेक्टर्स में आता है, तो ईटीसी कहते हैं। ये हमारे पास ट्रेट्स हैं, यही ट्रांसफर होते हैं फादर से ऑफस्प्रिंग में, मदर से ऑफस्प्रिंग में, यही ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। और यह ट्रेट्स जब ऑफस्प्रिंग में आया, थोड़ा सा फादर से और थोड़ा सा मदर से, तो इस तरह से यह क्या करता है, वेरिएशन लाता है। थोड़ा सा फादर से उनका संतान परिवर्तित रहेगा, थोड़ा सा बदला हुआ कैरेक्टर वाला होगा, मदर से भी संतान थोड़ा सा बदला हुआ कैरेक्टर वाला होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह वेरिएशंस है, यह इनमें विविधता उत्पन्न करता है। और इस तरह से यह जो वेरिएशंस है, यह वेरिएशन लंबे समय तक चलते रहने के बाद एक सीरीज, कहिए कि बहुत सारे कह सकते हैं कि उनके वंशानुगत लंबी एक वंशावली के बाद जो बच्चा होगा वह पूर्णतः अपने पूर्वज से, उनका जो वंश होगा वो पूर्णतः भिन्न दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं कि वह इवोल्व कर गया, थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। इसका उदाहरण मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कोई भी संतान एक लंबे जनरेशन के बाद वह अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न हो जाता है, और इस तरह से हम उसको कहते हैं कि वह पूर्णतः चेंज कर गया। अब यह मैंने कहा कि वेरिएशंस हो गया, एकोमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस कह सकते हैं कि वेरिएशन धीरे 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 जमा होते होते लंबे अरसे के बाद जो वंशज होता है वह पूर्वज से डिफर कर जाता है। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, इसी को विकास कहते हैं। और विकास, यह इवोल्यूशन डायरेक्ट विकास नहीं कह सकते हैं, क्रमागत विकास है, धीरे धीरे विकास है, क्रम बाय क्रम विकास है। अब आए हम बताते हैं कि यह जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है किसके माध्यम से होता है, तो यह क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स है क्या, क्रोमोसोम्स है क्या, तो हम लोग के पास जो सेल है जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। यानी कि स्पर्म था और इधर था ओवम, ये दोनों एक दूसरा से फ्यूज कर गया। स्पर्म था, ओवम था, दोनों फ्यूज किया तो क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ये जाइगोट बन गया। यानी कि इस स्पर्म से 23 क्रोमोसोम्स इसमें गया था, ओवम से भी 23 क्रोमोसोम्स आया था, और इस तरह से यह जाइगोट बन गया। जाइगोट थोड़ा सा और डेवलप्ड किया तो क्या बन गया, यह थोड़ा सा आकार लेने लगा। जाइगोट थोड़ा डेवलप किया और यह थोड़ा आकार लेने लगता है,
तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कहते हैं, यह एम्ब्रायो है। और एम्ब्रायो थोड़ा सा और डेवलप्ड कर जाता है इस तरह से आगे बन गया, इसको फीटस कहते हैं। स्पर्म जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना और एम्ब्रायो से फीटस बन गया। तो यह आगे जन्म ले लिया, तब हम कहेंगे कि यह जब जन्म ले लिया तो हम कहेंगे कि यह, बढ़िया फिगर नहीं बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं न्यू बोर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग का बेबी बन के तैयार हो गया, जिसमें स्पर्म वाला 23 क्रोमोसोम्स और ओवम वाला 23 क्रोमोसोम्स आया और दोनों का गुण इसमें ट्रांसफर हो गया। अब हमको प्रश्न उठता है कि आखिर क्रोमोसोम्स के बाद कुछ एक टर्म्स है आपका डीएनए, या फिर टर्म्स है जीन। कहते हैं कि जीन में परिवर्तन हो गया या डीएनए समानता है क्या, थोड़ा सा ऐसा प्रश्न उठता है। तो जरा हम इसको देखते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या है, डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड्स का क्या काम है और जीन उसमें क्या काम करता है, कहां पाया जाता है। ये जो दोनों मिलकर के स्पर्म और ओवम मिलकर के जो बना, ये क्या बना, जाइगोट बना। यह क्या है भाई, तो एक सेल है और एक सेल के न्यूक्लियस में इस तरह के क्रोमैटिन पाए जाते हैं। यह जो क्रोमैटिन्स होते हैं वही क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, जो क्रोमैटिन है इस तरह से पेयर में क्रोमोसोम्स होता है, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम्स होता है, या एक ऐसे मिलेगा, यह क्रोमोसोम्स है। इसको हम लिख सकते हैं कि यह क्रोमोसोम्स है। लेकिन यह क्रोमोसोम्स ही क्रोमैटिन का निर्माण करता है न्यूक्लियस में, यही हमारे गुणों को ट्रांसफर करता है। लेकिन यह क्रोमोसोम्स कैसे बना हुआ है, यह क्रोमोसोम्स बना हुआ है ऐसे, और यह आगे ऐसे चल करके आगे दो भागों में बन जाता है। इसको मैंने फैला दिया खींच करके, समझिए कि वो स्प्रिंग से बना हुआ था, हमने इसको धर कैसे खींच लिया, तो खींचा। अब ये था क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स में आपने देखा कि यह दो प्रकार के इसमें धागे निकल रहे हैं। यही दो डाई मीन्स होता है दो, और आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड का दो धागा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो दोनों मिलकर के निकला हुआ है इसको कहते हैं डीएनए, डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ यह डीएनए। अब यह डीएनए में इस तरह के आपको आकृति देखने को मिलेगी, यही वंशानुगत गुणों के लिए जिम्मेवार है। तो इसको हम लोग कहते हैं जीन्स, यह जीन्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीन्स डीएनए का यूनिट है और डीएनए क्रोमोसोम का यूनिट है। यानी कि जीन्स मिलकर के डीएनए का निर्माण किया और डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण किया,
और क्रोमोसोम्स ही क्रोमैटिन का निर्माण करता है। यही जिन वंशानुगत गुणों का वाहक कण है, यही जिन वंशानुगत गुणों का वाहक कण है। इसी से माता पिता का गुण उसके संतान में चला जाता है। अब थोड़ा सा हम और आगे बताने जा रहे हैं। कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग को समझना है कि जीन जब चला गया, किस में चला गया? संतान में। अब उसमें जो गुण अपीयर कराएगा, या कुछ गुण इंटरनल है, आंतरिक गुण है, अंदर से डेवलप, जैसे स्वभाव में परिवर्तन कर रहा है, हाव भाव में परिवर्तित कर रहा है, या शरीर के आंतरिक विकास में कुछ परिवर्तन कर रहा है, वो तो अपीयर्ड गुण नहीं हो रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है। तो कौन ऐसे गुण हैं जो स्वभाव में परिवर्तित करते हैं, और कौन ऐसे गुण हैं जो बाहरी एक्सटर्नल पोजीशंस को, फिजिकल अपीयरेंस को वह चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो कुछ प्रश्न उठता है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि डोमिनेंट जीन किसे कहते हैं और रिसेसिव जीन किसे कहते हैं। डोमिनेंट जीन्स किसे कहते हैं और रिसेसिव जीन किसे कहते हैं? तो दो प्रकार के जीन हमारे पास मौजूद हुआ, एक माता से कुछ आया और कुछ पिता से आया। अब इस जीन में दो प्रकार के जो जीन हमारे शरीर में गया, उन शरीर में मतलब संतान में, पिता से जो संतान में आया, हम में हमारे जो पिताजी से आया, ये जो जीन्स होते हैं, जो गुण फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है, उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। जो कैरेक्टर या जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल अपीयरेंस के लिए, बाहरी दिखावा के लिए, यानी कि बाहर से देख करके ऐसा पता कर सकते हैं कि यह अपने बाबूजी के जैसा मैच कर रहा है, तो ऐसे जीन को हम लोग डोमिनेंट जीन कहते हैं। जबकि ऐसे जीन जिसका अपीयरेंस बाहर नहीं होता, उसको हम लोग रिसेसिव जीन कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कुछ तथ्य है जिसमें आपको मिलेगा कि जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फेनोटाइप किसे कहते हैं। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप जो जीन अंदर में मौजूद है उसको जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है टॉलनेस का, एक कैरेक्टर है हमारा टॉलनेस, तो टॉलनेस के लिए जीनोटाइप क्या होगा? उसको टी से हम लोग दर्शाते हैं, या जीनोटाइप हो, या एक बड़ा टी एक छोटा टी, या छोटा टी छोटा टी, यह जीनोटाइप है। मतलब किसी के शरीर में मौजूद जीन टीटी टीटी टीटी, दो कैरेक्टर लिए। अब इसका मतलब क्या है? तो ये जो कैपिटल टी है, यह हाइट के लिए, लंबाई के लिए, इसमें हम लगा दिए कि यह हाइट के लिए, और हाइट के जगह पर आप इसको कह सकते हैं टॉलनेस, लंबाई के लिए, और इसको भी एगो टी है, इसको भी टॉलनेस कह सकते हैं। और ये वाला जो हो गया, ये ड्वार्फनेस हो गया, यानी कि स्मॉल टी बौनापन को दर्शा रहा है।
कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉलनेस को दर्शा रहा है, और दोनों टी है तो टॉलनेस को। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहां देख लीजिए, डोमिनेंट में अंदर में जीन कौन कौन है, टॉल का और टॉल का, दोनों टॉल टॉल है। तो हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप भी टॉल है इसका, और फिनोटाइप प्रवर्ध भी टॉल है, दिखलाई भी। अगर कोई बच्चा लंबा हो गया तो वो फेनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस बाहर की ओर दिखाई देता है। तो दोनों इसमें टीटी हो गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप टॉलनेस में। लेकिन अगर इस प्रकार के अगर ये वाला जीन है, तो अंदर में जीन कैसा है, एगो जीन टॉल का है और एगो जीन शॉर्ट का है, डॉर्फनेस का है। एक टी टॉलनेस का और दूसरा का टी डॉर्फनेस का। लेकिन माता पिता से दोनों हमारे पास प्राप्त हुआ है, लेकिन अपीयरेंस क्या होगा, कैपिटल टी आ जाने के कारण वह टॉलनेस को दर्शाएगा। तो कहेंगे कि यह फेनोटाइप में टॉल आएगा, फेनोटाइप में टॉल है, लेकिन जीनोटाइप में दोनों है, टी और टी दोनों है। यानी कि जीन दोनों प्रकार के हैं, ड्वार्फ वाला भी है और टॉल वाला भी है। तो जीनोटाइप दोनों हो गया, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, टॉल का, तो इसको हम टॉलनेस का रखें। यहां आ जाएगी, इसमें अंदर में जीन भी बौना वाला है, दोनों जीन बौना वाला है, और अपीयरेंस भी इसका बौनापन होगा। तो हम कहेंगे कि इसमें जीनोटाइप भी और फिनोटाइप दोनों स्मॉल टी है। तो इस तरह से जीनोटाइप जो मौजूद जीन उसके शरीर में है सो, और फिनोटाइप मतलब होता है कि कौन सा जीन है जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखा रहा है या बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बताया। अब आपको हम नेक्स्ट आगे बताते हैं कि यह जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है कितने जनरेशन के बाद हमको दिखाई देते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स, मेल मतलब फादर और मदर, दोनों से हमारे पास क्या थे, पेरेंट क्या थे, टीटी थे, मतलब ड्वार्फ थे। और एक पेरेंट हमारे पास कैसे थे, तो टॉल थे। ये दोनों का जीन हमारे शरीर में आया, यानी कि माता पिता से संतान की उत्पत्ति ही, 4 संतान की उत्पत्ति ही। तो पहला टी, दोनों में क्रॉस कीजिए, तो पहला टी और छोटा टी, फिर कैपिटल टी छोटा टी, इससे इसमें, इससे इसमें, फिर इससे इसमें कैपिटल टी छोटा स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप सब में देखिए, जीनोटाइप में देखिएगा कि सब में कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल है, लेकिन फिनोटाइप टॉलनेस का है। यानी कि मान लीजिए कि माता पिता में एक नाटे थे और एक लंबे, तो जो संतान उत्पन्न होगा वो सब के सब लंबे होंगे, चारों संतान लंबे होंगे। यानी कि जीनोटाइप तो है उसमें ड्वार्फनेस का, लेकिन अपीयर्ड कोनों में ड्वार्फनेस नहीं होगा। यानी कि इसको हम कहते हैं कि यह फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, या आप कह सकते हैं कि F1 जेनरेशन, यह फर्स्ट फिलियल जेनरेशन है। यह पेरेंट थे, और पेरेंट से फर्स्ट फिलियल जनरेशन जब आएगा तो इसमें सब के सब टॉल होंगे। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट हम फिर चलेंगे, इनको आपस में क्रॉसिंग करा दिए, आपस में क्रॉसिंग कराएंगे, तो अब आपको देखिए कि इससे क्या आएगा, टी, और इससे आएगा टी, कैपिटल टी कैपिटल टी।
फिर इससे अगर इनसे कराइए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इनसे आइए कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इससे आगे आइए तो इसमें स्मॉल टी। यानी कि F2 जनरेशन की अगर बात करें तो ये टॉल हो गया, ये टॉल हो गया, ये टॉल हो गया, और ये क्या हो गया तो ड्वार्फ हो गया। यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो क्या होगा 1, 2 और 1। कैसे? तो कैपिटल टी यानी कि दोनों प्रकार के जीन क्या है कैपिटल, ऐसा कैसा कै गो है इसमें तो एक है। फिर जीनोटाइप में कैपिटल स्मॉल कै गो है तो 2 ठो है, और ड्वार्फनेस वाला जीनोटाइप एक है। तो ये जो हमारा रेशियो बनेगा यह जीनोटाइप का बनेगा। लेकिन अगर फेनोटाइप की अगर बात करें तो ये 3 लेन टॉलनेस का है, इसलिए कहेंगे कि 3 टॉल का है और 1 ड्वार्फ का है। तो फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा 3:1, और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा 1:2। थोड़ा सा रूल्स है, ये इस तरह का एक रूल्स से हम लाए, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की थी। तो एक प्रकार के कैपिटल से अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हम लोग कहते हैं इसको मोनो हाइब्रिडाइजेशन, यानी एकल अनुवंशिकी कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाई हाइब्रिड में चलते हैं, द्विअनुवंशिकी में चलते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर जब ट्रांसफर्स होता है तो उसको हम लोग डाई हाइब्रिड कहते हैं। ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने मटर के जो पौधे हैं पी प्लांट, इस पर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शोध किया। प्रश्न उठता है कि मटर को ही क्यों और दूसरे पौधे को क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो मटर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मटर का शॉर्ट लाइफ स्पेन है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, और मटर के बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए मटर को या मटर पर हाइब्रिडाइजेशन की शोध में सहायता मिला, इसलिए उन्होंने मटर को सिलेक्ट किया, और मटर को सिलेक्ट करके उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा विश्व के सामने अपनी व्याख्यान दी, और इस शोध को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो अब प्रश्न उठता है कि मैंने मोनो हाइब्रिड, ये जो मैंने बताया सिर्फ टॉलनेस का, तो डाई हाइब्रिड क्या होगा मटर में? तो मटर में राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, येलो कलर, ग्रीन कलर। अगर ये दोनों प्रकार के, मंडल ने ये दोनों पर किया था, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 2 प्रकार के प्रजाति थे मटर के, इन दोनों से क्रॉसिंग कराया, और जो बाद में निष्कर्ष आया वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसका ही पार्ट 2 होगा। यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि डाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तब तक इसको पढ़िए और धन्यवाद।